Good morning, class 7. So today we are going to watch the chapter number 3, how the state government work. ठीक है, ये हमारा civics का चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 3. ओके, सो क्लास ये चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो निचोड़ है इस चैप्टर का, क्योंकि देखो बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कन्वर्सेशंस दिखाई जाती है कहानी के फॉर्म में, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है ना, जहाँ पे जैसे मैंने कई बार आप लोगों को किया ना, बीच में कभी दक्ष को खड़ा कर दिया, कभी अक्षत को, कभी अंकिता को, जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, ऐसे करके चीज़ों को समझते हैं. तो वो सब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको नोट्स के फॉर्म में ये बता रहा हूँ और इसको हम लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ध्यान देना. ठीक है, कॉपी पेन साथ में रख लेना, जहाँ पे आपको लगे कोई चीज़ समझ नहीं आए उसको नोट डाउन कर लेना, देन आप क्लास में इसको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. देखो बेटा, चैप्टर का नाम सबसे पहले इसको समझ लो कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो राज्य सरकार है, ठीक है, ये कैसे काम करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. ठीक है, देखो स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, यानी कि हर एक राज्य जो भारत में है उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. देखो लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में कहा जाता है विधानसभा. आपने सुना होगा कई बार विधानसभा चुनाव वगैरह के बारे में, तो विधानसभा इसको हिंदी में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो हर एक स्टेट में होती है. ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक राज्य है जो वो अलग अलग क्षेत्रों में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है. देखो एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है किसी राज्य के अंदर जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको ही एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. ठीक है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA. देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझो, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं. ठीक है, विधानसभा चुनाव हुए, हम लोगों ने जिस भी क्षेत्र से जो व्यक्ति उठा था, लोगों ने उसको जो भी उनका फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा उसको वोट दिया. वोट देके वो जीत गया, तो सबसे पहले इस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है. ठीक है, तो जब वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, इलेक्ट होके जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाएगा, जिस भी क्षेत्र से जाएगा, तो उसको MLA कहा जाता है. ठीक है, यानी कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और उसके बाद तब उसको जो है अलग अलग कार्यभार सौंपे जाते हैं. पहले तो MLAs में से ही एक जो है तुम्हारा CM इलेक्ट होगा, और तब वो CM जो अपनी मिनिस्ट्री को हायर करेगा, और देन उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में लीडर्स को भेजेगा. कुल मिला के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे उनको ही MLA कहा जाएगा, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि हमारे द्वारा जो वोट दी जाती है उससे इलेक्ट होते हैं. ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ. देखो ये उत्तराखंड स्टेट है हमारा, ठीक है ना. अब थोड़ा सा चलो एग्जाम्पल की बात है, बाकी तो हम समझते रहेंगे, इसको यहीं पे समझ लो. मैंने आपको MLA बताया ना अभी, तो मैं तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, ये रहा उत्तराखंड UK. ठीक है, उत्तराखंड को देखो, ये रही तुम्हारा लोकसभा. ठीक है, ये रहा तुम्हारा राज्यसभा, ये रहा तुम्हारा विधानसभा. ठीक है, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा हो सकता है यहाँ पे क्लियर ना हो, पर फिर भी ध्यान देना बेटा. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा. ठीक है, लोकसभा हो गया, हाउस ऑफ द पीपल जो मैंने कहा. देखो उत्तराखंड में इसके हैं 5 सीटें. ठीक है, 5 लोग यहाँ पे मतलब इलेक्ट होते हैं, जिसमें भी गढ़वाल के 3 है, 2 आपके कुमाऊं क्षेत्र से आ जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जो मैंने राज्यसभा कहा था, ठीक है, राज्यसभा में होंगे यहाँ पे 3 सीटें. ठीक है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें MPs कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है इसको. ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारा विधानसभा है, इसके जो मेंबर्स मैंने अभी आपको कहा था MLAs. ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो उत्तराखंड में ये है बेटा 70. ठीक है, अब इन 70 में भी क्या होता है ना, देखो उत्तराखंड में कैटेगराइज किया गया इनको, आपको होता है रिजर्वेशन वगैरह होता है. तो ये 70 हैं, इनमें बेटा क्या होता है, देखो ना, टोटल 15 सीटें तो अलग हो जाती हैं, क्योंकि इन 15 में 13 सीटें तो रिजर्व हो जाती है SC के लिए, और 2 सीटें आपकी रिजर्व हो जाती है ST के लिए. ठीक है ना, तो ये तुम्हारा टोटल जो है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा है. बेटा हो सकता है ऐसे में समझ ना आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे स्कूल में अलग से, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि आप MLA को समझ रहे हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव won more than half of the number of constituencies in a state can be said to be in majority. अगर किसी राज्य में देखो ना विधानसभा के चुनाव होते हैं, और अभी जैसे मैंने उत्तराखंड का नाम दिया था 70. ठीक है ना, तो अगर उत्तराखंड में कोई भी पार्टी है XYZ, ठीक है, तो इनमें से जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है और वो मेजोरिटी से जीत जाती है, मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा सीटें वो जीत जाती है, तो उसको मेजोरिटी कहा जाता है. यानी कि वो अब एक मेजोरिटी है, मेजोरिटी पार्टी, मतलब उनका जो है अब गवर्नमेंट बनने के चांसेस होते हैं. चांसेस क्या, वही बनते हैं. ठीक है, इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन.
तो जो पार्टी बेटा इलेक्शन मेजोरिटी से जीत जाती है उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है और बाकियों को अपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जो एमएलएज होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी के होते हैं उन्हीं में से एक बेटा क्या बन जाता है, हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, यानी कि सीएम बन जाता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही अदर मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स क्या होती हैं, देखो द लेजिस्लेटिव बिल्डिंग सिचुएटेड दैट कैपिटल ऑफ द स्टेट वेयर ऑल द एमएलएज फ्रॉम द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज मीट टू डिस्कस इन डिबेट इश्यूज। अब देखो जो ये एमएलएज होते हैं ये बैठते कहाँ हैं, तो जो हमारे राज्य की राजधानी होती है ना, यानी कि हमारी राजधानी कहाँ है, अभी देहरादून है, और शीतकालीन कहाँ है, गैरसैंण। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्डिंग होगी, यानी कि जो कैपिटल है, राज्य का कैपिटल होगा, राज्य की राजधानी होगी, वहाँ पे ये जो एमएलएज होंगे ये बैठते हैं, और इनके अपोजिशन वाले, यानी कि क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है, सीएम राजधानी में बैठेगा हमेशा, तो जो सीएम है और उसके मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सब कुछ वहाँ बैठेंगे, और अपोजिशन वाले भी वहीं उनके साथ बैठ के डिबेट्स करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन वहीं पे चलता है, ठीक है। कुल मिला के जो सीएम और उनके साथ अन्य मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, ये राज्य की राजधानी में बैठते हैं, ठीक है। During the debate time in the assembly, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. जब ये डिबेट हो रहा होता है असेंबली में, तो जो एमएलएज होते हैं वो अपने ओपिनियन को वहाँ पे रख सकते हैं, सीएम के सामने, गवर्नर के सामने, ठीक है। और वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को वो ये बताते हैं कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, कैसा कैसा काम होगा, ठीक है। Those who wish to can respond to this, जो चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। पर देखो जो भी डिस्कशन निकलता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो असेंबली को रिप्लाई देते हैं कि हाँ अब हम ये काम करेंगे, उनको आश्वासन दिया जाता है और उसमें कैसे कार्रवाई की जाएगी उस चीज को भी बताते हैं, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके साथ अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि अब गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाएगा। जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। जो भी एमएलए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो जो सरकार होती है वो कैसे काम करती है। देखो हमें सरकार के बारे में जानने को ना कई जगह से सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो गवर्नमेंट के बारे में बात कर ही रही होती है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होती है बेटा, इसमें क्या होता है ना, लोगों के पास बात करने का, अपने विचारों को रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखने का अधिकार होता है। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं से लोगों से भी सुनाई देता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत काम हो रहा है, ठीक है। बाकी डेमोक्रेसी क्या होती है ये भी हमने अच्छे से समझा था, यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। सिंपल सी बात है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनी गई सरकार। सरकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट भी इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो है अलग अलग मिनिस्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टेक एक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, तो इसके रिपोर्ट जो है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स लेते रहते हैं, ठीक है ना, कि कैसे काम हो रहा है, इन जगहों पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ठीक है। हेल्थ में क्या चल रहा है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसी चीजों को। Whatever work is done by the department had to be approved by the डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उन सबको अप्रूव भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इन्हीं के द्वारा ही उसको अप्रूव किया जाता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे है नहीं वैसे वो दिया हुआ, एक ईसी होता है बेटा आपका, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जब भी ये इलेक्शंस करवाने होते हैं तो ईसी का गठन किया जाता है, इलेक्शन कमीशन का, और उसके तहत जो है ये सारे के सारे कार्यों का फंक्शनाइज किया जाता है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ पे, वैसे ये भी बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट है, मतलब थोड़ा इसमें है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इन डिटेल ही बताऊँ चीज़ों को। तो देखो ईसी का तो मैंने जिक्र कर दिया है, अब आपको मुझे बताना है कि जो ईसी की बॉडी फॉर्म की जाती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए एक वर्क है, मतलब आप थोड़ा सा गूगल इन्फो करो आप, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो आपको पता है कि कैसे काम करना है। आप मुझे बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ईसी बनाई जाती है, कैसे कैसे, और जो आर्टिकल्स हैं जिसके तहत ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।